नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने लास्ट वाली पॉलिटी क्लास में देखा था कि संसदीय समितियों में हमने सबसे पहले फिर देखा था कि ये सांसदों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि एक अपवाद कौन है, कैग है ना। कैग का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 148। ये भी आप लोग ध्यान रखते हो चलना। तो वो गैर सांसद होते हुए भी संसद की समिति है उसके सदस्य भी हो सकते हैं, और संसद के दोनों सदन है इनमें भी जो कार्रवाई चल रही है उसमें भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले थे, हम लोग लास्ट वाली क्लास स्थायी समिति होती है, अस्थायी समिति होती है, दो तरह की समिति होती है। तो अस्थायी समिति वो होती है जो लंबे समय तक स्थायित्व उनका बना है, लंबे समय से, तो वो स्थायी समिति हो गई, प्रत्येक वर्ष वो गठित होती है, हर बार होती है। और अस्थायी या फिर तदर्थ या फिर इसे इंग्लिश में एडहॉक बोलते हैं। एडहॉक कमिटीज क्या होती हैं कि जो विशेष प्रयोजन की किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए बनाए जाएंगे और वो काम पूरा होने के बाद वो समिति भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे करके हमने देख लिया था लास्ट वाली क्लास में, और ज़्यादा डिटेल में आप लोग पीछे वाली क्लास में देख लीजिएगा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्थायी समिति है कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देख ले रहे हैं। बाकी सबके एक छोटी सी वीडियो बना के उसी में समाप्त कर देंगे, जैसे पुस्तकालय समिति, आवास समिति है, इन सबके आपको बस नाम याद हो कि कोई पूछे तो समिति है, संसदीय समिति क्या होती है, तो आप उसके सामने नाम ले दो कि विशेषाधिकार समिति, आवास समिति, पुस्तकालय समिति, ऐसे करके नाम ले दो। SC/ST की जो कल्याण की समिति है, तो बस उसके बारे में बस जान लेंगे, इनका काम क्या क्या होता है, उसके सदस्य कौन है, कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा। खाली बस किस समिति का क्या काम है वो काम ध्यान रख लेंगे हम लोग। लेकिन जैसे लोक लेखा समिति, एक दो समिति ऐसी इंपॉर्टेंट है, उनकी कुछ हद तक सदस्य भी हमें याद होने चाहिए, तो वो हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये स्थायी समिति है, पहले तो ये ध्यान रखो, लोक लेखा समिति है और ये स्थायी समिति है। तो इसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी को पढ़ ले रहे हैं इस वाली क्लास में, तो इसी को पढ़ लेंगे इसमें अच्छे से। तो लोक लेखा समिति के बारे में जाने तो ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। सॉरी, ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति, सबसे पुरानी। ये कितनी पुरानी, इतनी पुरानी है कि 1921 में इसका गठन हुआ। यानी कि जो 1921 में गठन कब हुआ, जो भारत सरकार, ये मतलब भारत और सरकार, अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का था, उसके अंतर्गत ही इसका गठन 1921 में हुआ। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू हमने पढ़ा था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़े थे पिछली क्लास में, तभी समिति प्रणाली धीरे धीरे चालू हुई, तो 1921 में ही इसका गठन हुआ है। तो अब इसके इतनी पुरानी है और ये प्रत्येक वर्ष गठित होती रहती है। और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 22 सदस्य शामिल है, 22 सदस्य शामिल है, तो 22 है, तो 22, 15 तो आ गए कहाँ से, लोकसभा से, और जो 7 कहाँ से आ गए हैं, राज्यसभा से, तो 15 और 7 हो गए 22। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि शुरुआत से तो नहीं थे। ठीक है, स्टेटमेंट बना दिया जाए कि लोक लेखा समिति बहुत पुरानी समिति है, 1921 में इसका गठन हुआ था, शुरुआत से ही इसमें 22 सदस्य हुआ करते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। तो ध्यान रखना, शुरुआत से नहीं है, शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में 15 सदस्य हुआ करते थे, यानी कि 1921 में गठित हुई है, तो 1921 से लेके 15 सदस्य चलते रहते थे इसमें, तो 15 सदस्य रहते थे। फिर बाद में लगभग 54-55 के आसपास, 1955 मान लीजिए, 1954-55 में 1955 में राज्यसभा ने भी डिमांड उठाई, राज्यसभा ने भी मांग उठाई कि हमारे तरफ से भी कुछ सदस्य इसमें जाने चाहिए लोक लेखा समिति में। तब उस टाइम के जो तत्कालीन जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी। हालांकि मतलब बताना पूरी प्रक्रिया है, इतनी जल्दी नहीं है कि उन्होंने कहा और मान लिया, पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन बस हम लोग जल्दी पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा ने अनुमति रिक्वेस्ट करी, और लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे, शायद जीवी मावलंकर थे, आई थिंक उनका नाम क्या था, मैं एक बार बताऊं, जीवी मावलंकर, हाँ, जीवी मावलंकर उनका नाम था। तो वो अध्यक्ष जी, उन्होंने अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी। तो 1955 के बाद में ये राज्यसभा के भी 7 सदस्य बाद में जोड़ दिए गए, राज्यसभा 7 हटा लिए, 15 यहाँ से चलिए आ रहे थे लोकसभा से, तो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के हो गए, तो टोटल मिला के 22 सदस्य हो गए। और 22 सदस्य चुने कैसे जाते हैं, ये मैंने लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। चलो इसको यहाँ पे ही समझ लेंगे जब आप आएंगे।
तो ये 22 सदस्य जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने जाते हैं। ठीक है, जो एकल संक्रमण मत द्वारा हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की, उसमें लेकिन अभी मैं समझा दूंगा ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व है क्या, फिर से थोड़ा छोटा समझ में आ जाएगा। तो 22 सदस्य चुने जाएंगे, तो और इसमें जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से चुना जाएगा। यानी 1967 के बाद से ऐसा होने लगा। यानी शुरुआत से में क्या होता था, जब शुरुआत में ये समिति बनी थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, जो सत्तारूढ़ दल होता था, ये सत्ताधारी जो दल है उस पार्टी का ही जो कोई सदस्य इसका अध्यक्ष बनता था। लेकिन अब क्या कर दिया 67 के बाद से, उसमें 67 मतलब 67 के बाद से इसमें होने लगा कि जो अध्यक्ष बनाया जाएगा इस समिति का, लोक लेखा समिति का, वो अब विपक्षी दल से बनाया जाएगा। ये इन्होंने थोड़ा सा ऐसा करना चालू कर दिया। तो अब परंपरा ऐसे चल गई है, पहले परंपरा वैसे चली आ रही थी कि सत्ताधारी जो दल होगा उसी का अध्यक्ष होगा। तो थोड़े सवाल उठते थे कि भैया आपका ये अध्यक्ष है, आप ही के बारे में, और लोक लेखा समिति क्या करती है, लोक लेखा समिति कार्य देख ले रहे, तो उसमें थोड़ा विवाद बना। तो इस वजह से अब विपक्षी दल का कर दिया गया, तो विपक्षी दल का इसमें अध्यक्ष होता है। ठीक, अब आप समझो कि लोक लेखा समिति विवाद से क्यों बना था, ये महत्व में क्यों रहती है, ये तो चर्चा में क्यों रहती है। तो इसके कार्य जान लेते हैं। कार्य क्या है, सरकार के जो वार्षिक लेख है ना, एनुअल अकाउंट्स हैं, तो वार्षिक लेखों की जांच करना, यानी सरकार के जो लेखा पूरा खर्चा उर्चा हो रहा है सबको उसकी जांच करना। जो कैग अपनी रिपोर्ट बनाता है, सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करती है। ये लेके हमने देखा था, जब कैग पढ़ा था तो हम लोगों ने कैग में देखा था कि कैग अपनी जो रिपोर्ट थी वो सौंपती राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को रिपोर्ट संसद को सौंपती है, तो संसद एक समिति बनाती है, लोक लेखा समिति है ना। तो ऐसे करके हमने सब कुछ में देख लिया था कैग वाले टाइम में जब हमने पढ़ा था। तो आप लोग वहां पे जाके रिकॉल कर ले एक बार। तो कैग की रिपोर्ट आती है, उस पर विचार होता है समिति में। तो सरकार के जो वार्षिक लेखों हैं, यानी वार्षिक लेखों का मतलब कि जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे लेख का मतलब वो नहीं आर्टिकल वाला, यहाँ पे उससे मतलब है अकाउंट से, तो उसको देखती है। अब वो कैसे देखती है, ऐसे देखती है कि उसमें चेक क्या करना होता है इनको। लोक लेखा समिति का काम क्या है, लोक लेखा समिति का फिर उसमें देखते हैं ऐसे पूरा कैग पहले ऐसी ऑडिटिंग, और हमने देखा ना कैग का काम क्या, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करना। लेकिन भारत सरकार की ये क्या करती है, भारत सरकार क्या आपको पता है, ऑडिटिंग करती है, अकाउंटिंग नहीं करती है। राज्यों में क्या करते हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों होता है, ये आपको ध्यान रखना, हमने वहां पे पढ़ लिया था। तो वो सब काम होता है, यही यहाँ पे लोक लेखा समिति भी ये चेक करती है। क्या करती है चेक, जिस काम के लिए धन दिया गया है उसी काम में खर्च किया गया नहीं, यानी कि जिस कार्य जो कार्य से धन लिया गया, यानी सड़क डालने के लिए अगर पैसा निकाला गया है तो उस पैसे से सड़क ही डलेगी। भले ही आप कहो कि अरे ये पैसा आया है लाओ इस काम में लगा दें, सर दूसरे का भला ही हो रहा है और सरकार का ही काम है। भले एक तरफ सरकार ने कहा कि ये पैसा ही 100 रुपए इस सड़क में लगेंगे, यहाँ पे सड़क बनेगी। 100 रुपए तो नहीं बनेगी फिलहाल, है ना, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे मान लीजिए ये 10 लाख रुपए में यहाँ पे एक सड़क पड़ जाएगी, तो इसमें सड़क पड़ेगी। और वही 10 लाख रुपए का भी सड़क नहीं पड़ रही यहाँ पे, या किसी वजह से उन गली के लोग हैं उन्होंने अपने आप से डाल ली मिलजुल के चंदा लेकर, अब वो 10 लाख मतलब बच गए एक प्रकार से। तो किसी स्कूल की मरम्मत होनी थी, उस स्कूल में कोई दीवार बननी थी, उस प्लास्टर वगैरह होना था, तो वो सोचे कि लाओ ये 10 लाख रुपए इधर लगा दे रहे स्कूल में, सरकार का ही तो काम है, सरकार पैसा वहां से भेजेगी। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये हम दोनों उस टाइम पढ़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, जिस काम के लिए पैसा गया है उसी काम में खर्च होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे तो चलो आप भले के लिए सोच रहे हो कि चलो रोड तो डली गई है अब हम प्लास्टर करा दें यहाँ पे, लेकिन वहां पर तो ये उद्देश्य क्या है, इसका भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई है। यानी जो लोक वित्त का संरक्षक बोला जाता है ना, कस्टोडियन बोला जाता है इनको, कैग को, तो ये रोकने के लिए बनाया गया है। तो भ्रष्टाचार कर सकते हो कि सड़क डालने के लिए पैसे दिए गए और आपने अपने घर की सड़क डाल ली, अपने घर की सड़क का मतलब अपने घर में कुछ प्लास्टर करा लिया, अपने घर में कुछ फर्श पड़वा लिया, ऐसे करते हैं अधिकारी कई सारे लोग। तो उसके हिसाब से बताया गया जिस काम के लिए आपको पैसा दिया ये वहीं पे खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक, आप हालांकि अच्छे काम में भी दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते, अगर 1 रुपया जहाँ किया है तो 1 रुपया भी इधर नहीं कर सकते आप, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस काम के लिए धन दिया गया था उसी काम में खर्च हुआ, ये देखना है इसका, लोक लेखा समिति ये चेक करेगी। दूसरा क्या काम है इसका, जिस प्राधिकारी ने जो धन खर्च किया है क्या वह सक्षम था, मतलब जो अधिकारी था, यानी कि आपने अच्छा खासा अमाउंट, यानी कि 1 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ चलो ज्यादा लग रहा है, तो 1 लाख 10 50 लाख 60 लाख या 1 2 करोड़ या 50 60 करोड़ रुपए आपने एक ऐसे अधिकारी को पकड़ा दिए जो सक्षम ही नहीं है, जानता ही नहीं है इसमें ऐसे सवाल ही, मतलब उसका अधिकारी की छोटे छोटे लोगों को दे देते हैं कई बार। अब उसकी वो तो
इधर उधर के पैसे कहीं भी खर्च कर देगा, ऐसे वाला मामला। जैसे हम लोग, आपको आम भाषा में समझाना चाह रहा हूँ, ये नूब इतने बड़े हैं कि किसी प्रकार जब जानता ही नहीं कोई, उसको कैसे पैसे दे दीजिए। तो मेरे मोटा मोटा यहाँ पे कहने का मतलब ये कि सरकार के पास जब सरकार अपने नीचे पैसा देगी अधिकारी को, तो अधिकारी दिखाना चाह रहे कि अच्छा तुम इधर खर्चा दिखा दिया, पेन आना है तो पेन फटाफट महंगी दुकानों से खरीदवा दिए, इधर से खरीदवा दिया, कहीं से भी किसी को पैसे फटाफट दे रहे। तो जो प्राधिकारी के हाथ में ना पैसे, तो उसके हाथ पैसे आए तो पैसे उसने इधर दे दिए, इधर दे दिए, इधर दे दिए, ऐसे फालतू में तो दे पड़ा, और बस इसका बिल निकलवा रहा है, इसका बिल निकलवा रहा है, इसका बिल निकलवा रहा है, और वो बिल दे दे जाके। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये अधिकारी सक्षम था ये खर्च करने में, नहीं करने का, कि इसके पास इतनी अकल थी कि ये ठीक से खर्च कर लेगा। तो ये भी देखा जाता है कि जिस प्राधिकारी ने खर्च किया है क्या वो सक्षम था। अगर बहुत सुशील व्यक्ति होगा, बहुत समझदार व्यक्ति होगा, तो उसको माना जाएगा कि इसने जो पैसे खर्च किए होंगे वो ठीक से खर्च किए होंगे, उसकी फिर बाद में देखी भी जाएगी, उसके पास जो बिल उसका बहुत माना जाएगा। तो ये बस उसके ऊपर भी देखा जाता है, उसके चरित्र पर देखा जाता है कि वो ठीक ठाक व्यक्ति है नहीं, उसके पीछे की रिपोर्ट कैसी है, वो सब कुछ देखा जाता है। अब क्या है अगली बार और का काम क्या है, यदि पुनर्विनियोग के लिए अगर अप्लाई किया है, यानी कि मतलब फिर से पैसा निकाला गया, थोड़ा सा पैसा और जरूरत पड़ती है, जैसे कहते हैं ना कि थोड़े पैसे कम पड़ गए, तो पुनर्विनियोग का मतलब होता है निकालना, धन निकालना। अब पुनर्विनियोग का मतलब पुनः निकालना। तो यदि पुनः निकाला गया पैसा, तो अगर पुनः निकालने के लिए आपने रिक्वायर कर लिए, तो क्या हुआ, तो सक्षम अधिकारी है जिसने कहा है हक था कि मुझे पैसा और चाहिए, तो वो जिसने मांगा कि वो सक्षम अधिकारी मतलब ठीक ठाक अधिकारी है, उसको मतलब समझ है कि पैसे कहाँ कैसे खर्च करने चाहिए, अगर यदि है तो उसको दो। और सक्षम अधिकारी और नियम के अनुसार ही मांग रहा है, ये थोड़ी ना अपनी इच्छा से मांग रहा है कि नियम है भाई, अगर इसमें किसी वजह से कम पड़ जाए तो पैसे ऐसे मांगे जा सकते, तो नियम के अनुसार ही हो। और सक्षम अधिकारी यानी कई बार ये लोक सेवा समिति का मतलब ये है कि कई बार पैसे दे दिए होंगे, फिर से निकाल के दे दिए होंगे, इतने कम पड़ गए तो फिर से सरकार ने भिजवाए होंगे वहां से। तो यहाँ पर ये देखेगी लोक लेखा समिति कि जो पैसे पुनर्विनियोग करा गया था, अगर पुनर्विनियोग हुआ था उसमें, यदि नहीं हुआ तो इसकी बात ही खत्म। लेकिन यदि उसमें पुनर्विनियोग हुआ है, तो उसमें देखेंगे जिस अधिकारी ने मांगे थे वो सक्षम अधिकारी था, जिस अधिकारी को मतलब पुनर्विनियोग के पैसे मिले, और उसने बिल्कुल नियम के तहत पैसे निकले वहां से, तो नियम के तहत निकले, ये सब चेक करेगी। फिर क्या है, बहुत तरीके विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं, संस्थाएं हैं बहुत प्रकार की, तो उनके द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं आई है, यानी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं आई कोई किसी प्रकार से, तो वो भी चेक करी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क में बार बार लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे पूछा जाए कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो वहां पे बताया जाएगा, उसको लिप्त पाया जाएगा, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये इनका कार्य है, लोक लेखा समिति का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है, और हर साल इन्हें करना है, क्योंकि हर साल सरकार खर्च करती है पैसे, तो हर साल देखना है, एक पैसे के साथ देखना है एक पैसे का कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सदस्यों के चुनाव में, कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। इसमें हमने देखा 22 सदस्य हैं, तो 22 सदस्य कैसे आ रहे हैं, अब इसको देख लो। 22 सदस्य ऐसे आएंगे कि 15 लोकसभा से हैं, 7 कहाँ से हैं, राज्यसभा से हैं। तो आपको पता ही है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, थोड़ा बताइए कि आनुपातिक पद्धति से और एकल संक्रमण मत, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या सिंगल ट्रांसफरेबल। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधि, यानी कि जैसे मान लो इसमें लोकसभा से 15 सदस्य हैं, ठीक है, यानी 15 सदस्य लोकसभा से हैं, तो 15 सदस्य का मतलब क्या है कि यदि पार्टी के, एक सेकंड रुकिए जरा देख लूं क्या, माफ करें जरा, और मेरा भतीजा उसकी चोट लग गई जरा, वो देखने के चले गए थे, वो आ गया था यहाँ पर ना, तो नॉक कर रहा था हल्का सा गेट। तो हम लोग बात कर रहे थे शायद मेरे ख्याल से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तक हम लोग पहुँच गए थे ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति हमें चेक करनी थी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये क्या है, जो लोकसभा से 15 सदस्य लिए जाएंगे, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व आपको समझना है क्या है। तो लोकसभा से 15 सदस्य आने वाले हैं, 15 सदस्य जैसे कि लोकसभा में मान लिया हमने कि अगर 15 का, चलो 15 ही मान ले उसको, 15 हैं तो क्या है, बीजेपी की, जैसे बीजेपी के 50% है, तो बीजेपी की सीट मान लीजिए 50% अगर हमने मान लिया, ठीक है, गणित थोड़ी आसान करने के लिए, तो हमने माना कि बीजेपी की लोकसभा में 50% सीटें हैं, तो 15 का 50% यानी कि 7.5, तो 7.5 से मतलब हो गया 8, तो
8 सीटें, मतलब यानी कि 15 में से 8 सदस्य को होंगे जो बीजेपी के होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से जितना परसेंट कांग्रेस के पास होगा उतना ही 15 का परसेंट, यानी 15 के उतने ही 15 में से उतने ही सदस्य कांग्रेस के होंगे, जितनी अन्य दलों के होंगे। ऐसे करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझ में आए, अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधि, यानी कि 15 सदस्य टोटल बीजेपी के नहीं हो सकते, 15 से टोटल लोग कांग्रेस के भी नहीं हो सकते। तो 15 में से कितने बीजेपी के होने चाहिए, कितने कांग्रेस के होने चाहिए, कितने और दूसरे पार्टी के होने चाहिए, तो वो जितना बीजेपी को परसेंट मिला होगा वोट होगा उसके हिसाब से। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति और एकल संकरण में पता ही कि सिंगल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ए नहीं, मतलब ऐसे करके होगा कि इनको चुनना है, इनको चुनना है, इनको चुनना है, ABCD में से बीच में, और ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये आपको पता ही है। पहला प्रेफरेंस देते हैं, पहला इनको चुनना है, दूसरा इनको चुनना है, तीसरा इनको, चौथे नंबर पे इनको। अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा है ऐसा करें तो दूसरे नंबर को दे दिया जाए। ये हम लोग देख चुके हैं उसमें। तो सदस्यों का चुनाव ऐसे करके होता है उसमें। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 15 में से कितने सदस्य बीजेपी के होंगे, कितने सदस्य कांग्रेस के होंगे, ठीक है। तो ये सदस्यों का चुनाव ऐसे हो गया। अब अवधि की बात कर लेते हैं, इनका टेन्योर कब तक बने रहेगा। तो जो सदस्य होगा, प्रत्येक सदस्य होगा वो 1 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक है। यानी कि उस सदस्य लोक लेखा समिति जो हर प्रत्येक वर्ष गठित होती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये समिति बनेगी, हर साल बनेगी। तो जो सदस्य होगा उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि अवधि रहेगी, टेन्योर रहेगा, वो 1 साल तक ही रहेगा वो सदस्य उसका। यानी कि अगले साल फिर से बनेगी ये समिति तो फिर से सदस्य वो नहीं बन जाएगा, फिर से चुना जाएगा, अलग बात है, लेकिन वो फिर वो प्रक्रिया होगी, लेकिन वो नहीं बनेगा। लेकिन अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष पुनः बना रहेगा, ठीक है। अध्यक्ष आपको, अध्यक्ष की जो बात है वो पुनः आ जाएगा। तो ये सदस्य जो 1 साल के लिए बने हैं, 1 साल के लिए बनेंगे, फिर बाद में दूसरे आएंगे, ऐसे करके मामला है। लेकिन अध्यक्ष क्या होगा, वो पुनः उसके फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि आपको ध्यान रखना, अवधि अध्यक्ष की तो बढ़ जाएगी आगे, लेकिन ये 1 साल तक ही बनेंगे जो सदस्य चुने गए 15, फिर दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है इसमें, तो ये सदस्य हैं वो भी ध्यान रखना आपको कि 15 में से ऐसे अनुपातिक और 1 वर्ष तक ही है। और एक साथ ये भी ध्यान रखना कि जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, यानी कि जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद हम पीछे पढ़ा था, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसका जो कोई भी सदस्य जो होगा, मंत्रिपरिषद यानी कि कोई भी मंत्री, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य का मतलब हो गया यानी कि मंत्री जी। तो यानी कि मंत्री जी, कोई भी मंत्री जी समिति में शामिल नहीं होंगे इस लोक लेखा समिति में, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यानी कि मंत्री जी कोई भी लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होंगे। यदि कोई सदस्य मान लीजिए, मान लो 22 सदस्य हैं टोटल, तो 22 में से कोई जो सदस्य अभी है और वो बाद मंत्री बन गया, तो जब मंत्री बन गया तो जिस तारीख को वो मंत्री बन गया उस तारीख से वो सदस्य जो लोक लेखा समिति वहाँ से उसका सदस्य नहीं माना जाएगा। यानी कि अभी तो हम सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए मैं लोक लेखा समिति का सदस्य हूँ और अभी मैं मंत्री नहीं था तो मैं जा सकता हूँ, मंत्रिपरिषद में होता तो मुझे चुना ही नहीं जाता, लेकिन मैं किसी वजह से चुन के लोक लेखा समिति में आ गया। इन 22 में से मैं एक हूँ, ठीक। अब 22 में से मैं एक हूँ, लेकिन पता चला कि कुछ समय बाद लोक लेखा समिति 1 साल तक काम कर रही, चल रही है, कुछ समय बाद मैं मंत्री बन गया किसी वजह से, ठीक है, चाहे किसी कृपा से चाहे अपनी मेहनत से, ठीक। तो मैं मंत्री जब बन गया तो उसके बाद क्या होगा, मैं जिस दिन मैं मंत्री बन गया उसी दिन से, ठीक है, यानी कि वो फाइनल साइन करने वाला है, तो उसी दिन से मैं उस समिति का सदस्य नहीं रहूँगा। यानी कि अब इसमें 21 बच जाएंगे तो बाद में एक अलग जोड़ा ऐड करा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ से हट जाऊँगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। यानी मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य यानी मंत्री जी इसमें नहीं होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका महत्व क्या है लोक लेखा समिति का, क्यों हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो महत्व इसका ये है कि क्या कई बार जो होता है सरकार के घोटाले उजागर हो जाते हैं इससे। सरकार ने पैसे खर्च करे, ठीक है, निरंतर ठीक से खर्च कर रही है, कोई तकलीफ नहीं है, उचित तरीके से पैसे ले रहे हैं, सबसे उचित तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका महत्व बढ़ जाता है जब ये घोटाले उजागर करती है सरकारों के, और मतलब एक कोई सरकार नहीं, जो सरकार कर रही है तो उसका महत्व बढ़ जाता है जब इस सरकारों के घोटाले उजागर करती है। और जो हम पीछे एग्जांपल देख चुके हैं, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला, ठीक है, तो इस पर समिति बनी थी और रिपोर्ट करी, तो इसका उजागर हुआ था इसी लोक लेखा समिति की वजह से ही। कोयला घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जो लोक लेखा समिति की वजह से ही उजागर हुए, ठीक है।
मतलब इन समिति बनती है, जांच समिति बनती है, वो जांच करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट बनाती है, कैग भी पूरे अच्छे से ऑडिटिंग अकाउंटिंग सब करते हैं। भारत सरकार की हमने बताया ना आपको, ऑडिटिंग करते हैं और राज्यों में अकाउंटिंग भी करते हैं और ऑडिटिंग भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये लोक लेखा समिति होगी, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा एक बात ये ध्यान रखें कि 22 सदस्य होते हैं, 15 यहाँ से होते हैं लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। दूसरी चीज़ आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट वाली चीज़, कि मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री इसमें नहीं होगा और अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष के दल से होगा। इसमें से ऐसे स्टेटमेंट बना के आप कन्फ्यूज कर दिया जा सकता है। ठीक, ये नहीं होगा कि हाँ 1967 के बाद से अध्यक्ष ये होने लगे, पहले होने लगे, वैसे होने लगे। बाकी समझ लो आप लोग डिटेल में। और क्या ये कैग की रिपोर्ट पर विचार कर दिए ये सब, और कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना कि इनके घोटालों के उजागर इसके तरीके से इसकी मदद से हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में अगली समिति देखेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।